पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न हुआ है। इसमें हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। मुझे याद है कि 9 साल पहले 2014 में कार्यभार संभालने के 3 महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हिट फॉर्मूला दिया था: हाईवे, आईवे और ट्रांसवे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विकास भवन का शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में यूपी ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है, उनमें आपदा प्रबंधन का भी क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए कई श्रेणियों को आपदा प्रबंधन के दायरे में लाया है। हमने आपदा से होने वाली जनधन हानि को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने 4 दिनों के आधिकारिक भारत दौरे पर हैं। भारत नेपाल सीमा के जनपद बहराइच के रुपईडीहा में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का आज भारत और नेपाल दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने एक साथ उद्घाटन किया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी एकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सारी दुनिया के सुख के बारे में सोचते हैं। मैं तो बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है कि उधर भी हिंदू राष्ट्र, इधर भी हिंदू राष्ट्र, 2 संस्कृतियों का मिलन का केंद्र था। और जो भी ट्रक लेके जाते थे, मालिक हों चाहे उसके ड्राइवर हों, हमारे ईश्वर स्वरूप दूसरे हैं। वो हमारे जनता जनार्दन है जो ईश्वर का दूसरा स्वरूप है। उनके दर्द को समझा, इंटीग्रेटेड किया कि अधिकारी परेशान न करें, समय सीमा के अंदर माल पहुँचे, विकास हो और समस्याओं के समाधान हो। और आज एक ऐतिहासिक पल है। यही तो कहते हैं कि इस देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ये एक ऐसे प्रधानमंत्री दुनिया में है जो पूरी दुनिया के सुख के बारे में सोचते हैं। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर ब्रजभूषण सिंह ने कहा, पहले पहलवानों की मांग कुछ और थी और बाद में मांग कुछ और हो गई। ये लगातार अपनी शर्तों को बदल रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं आज अपनी उसी बात पर कायम हूँ। जिस प्रकरण के विषय में आप बात करना चाहते हैं, आपको पता है कि दिल्ली पुलिस उसकी जांच कर रही है। आपको ये भी पता है कि 18 जनवरी को पहली बार जब ये लोग धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। पहलवानों के समर्थन में गुरुवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई। इसमें भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और खाप के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत में खिलाड़ियों के पक्ष में फैसला सुरक्षित रखा गया है। कल यानी शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में फैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि खाप प्रतिनिधि राष्ट्रपति और गृह मंत्री से भी मिलेंगे। बीजेपी सांसद रमाशंकर कठेरिया ने इटावा जिले के कचहरी परिसर सभागार में जनता सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें इटावा और आसपास के क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के बारे में सांसद को बताया। इस मौके पर रामशंकर कठेरिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सपा के बूथ लेवल पर मजबूत करने की तैयारी के सवाल पर जवाब देते हुए कहा, अखिलेश में अगर हिम्मत है तो प्रदेश के भूमाफियाओं की लिस्ट बनाकर दिखा दे। अगर वो लिस्ट बनी तो उसमें 80% लोग सपा के ही निकलेंगे। इतनी लंबी यात्रा कैसे कर लेते, लोगों को घेर नहीं लेते, लोगों को उनको नफरत कहाँ है? सब लोग आराम से रह रहे हैं। आपको यूपी में हमें तो दिखता नहीं, कहीं और प्रदेशों में नहीं दिख रहा। मैनपुरी में अखिलेश यादव का बयान आया है कि सारे भाजपा ही भूमाफिया हो गए हैं, जमीनों और कब्जे हो रहे हैं। तो वो अपनी टीम को लगाएं, अपनी ऑफिस को लगाएं, सूची बनाएं और सूची प्रकाशित करें कि भाई ये भूमाफिया हैं, और पता लगेगा कि उसमें 90% समाजवादी पार्टी भूमाफिया निकल आएंगे। तमाम दलों के साथी कांग्रेस से लगातार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कहा, कर्नाटक का रिजल्ट आने के बाद लोगों का रुझान बढ़ा है। कई छोटे दल कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं। मौजूदा सरकार की नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लव जिहाद नाम तो आपने सुना ही होगा।
अब तो देश में आए दिन लव जिहाद के किस्से सुनने को मिल रहे हैं और इसी लव जिहाद को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने एक बड़ा बयान दिया है। सपा सांसद ने कहा है, मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को अपनी बहन माने, इश्क प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर कोई मुस्लिम युवक डोरी डालता है तो हाथ जोड़ ले, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल तरीके से भी शादी कर ली तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद में फंस जाएंगे और आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। देखिए, बहुत ही दर्दनाक ही नहीं बल्कि एक हैवानियत वाला काम हो रहा है और मैं तो समझता हूँ ऐसे हैवानों को जीने का कोई हक नहीं होता। इनको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो ताकि और लोगों को इससे सीख मिले। जैसे डॉक्टर साहब, उसने ये भी बताया था कि उसने युवक ने अपना धर्म छुपाकर उस लड़की से दोस्ती की है। वो और गलत बात है। धर्म छुपा के उसने दोस्ती करी और उसे प्यार मोहब्बत इश्क हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये कहता हूँ आज के दौर में, क्योंकि हालात और इंसानियत अब बहुत ख़तरनाक दौर से गुजर रही है, ख़ास तौर से मुस्लिम बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी इश्क लव के चक्कर में ना पड़े, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। हिंदू बहनों को अपनी बहन समझे और अगर कोई उनके ऊपर डोरे डालता भी है तो हाथ जोड़ लें, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल तरीके से भी शादी कर ली तो कहीं ना कहीं आप लव जिहाद में फंस जाएंगे और आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा में तैनात कमांडो प्रमोद रावत ने बैरक में खुद को गोली मार खुदकुशी कर ली है। प्रमोद सीएम आवास से राजभवन के बीच बने बैरक में रहते थे। वारदात की जानकारी मिलते ही अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम की सुरक्षा में तैनात कमांडो के सुसाइड करने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना पर एसएसपी दलीप कुंवर ने बताया है कि प्रमोद रावत पौड़ी गढ़वाल के अगरोड़ा के काफले स्यू के रहने वाले थे। एसएसपी ने आगे कहा कि घटना के बाद उनके परिवार को सूचना दे दी गई है। परिवार के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए हैं।